आज बात हो रही है एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2025 की। अब मैं चाहूँगा कि इस बातचीत में हम आगे बढ़ें और सेकंड पैनल की तरफ पर हम जाएं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी रोहित को बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और इसके बाद मैं अपने 3 महत्वपूर्ण गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर सचिन जैन को, जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड एडमिशन, लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब। और दूसरे गेस्ट होंगे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सतबीर सिंह सहगल, प्रो वाइस चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मैं चाहूँगा तमाम गेस्ट तालियों से इनका स्वागत करें क्योंकि ये बातचीत काफ़ी खास रहने वाली है। तीसरे पैनलिस्ट हमारे होंगे डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रो वाइस चांसलर अर्नी यूनिवर्सिटी। इस बातचीत के सिलसिले में हम बहुत सारी ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था की, एआई से जुड़ी व्यवस्था की, और जिस तरीके से आज मॉडर्न एज में हम पहुंच चुके हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी कई सारी ऐसी नीतियों पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस सेकंड पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू रोहित। पंजाब ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮਹਾਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਹਾਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲੈਮਰਨ ਟੀਚ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਪੜ ਦੀ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈਮਰਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, जिस तरीके दे नाल अज दे टाइम दे विच स्किल दा जिक्र हुंदा है, तुहाडी यूनीवर्सिटी दा नाम ही स्किल है, और खास गल ये है कि भारत दी अजिही यूनीवर्सिटी जिहड़ी स्किल डिवेलपमेंट दे लई खोली गई, आइडिया किस तरीके दे नाल आया कि स्किल नूं लैके यूनीवर्सिटी है जिहड़ी वो खोली जावे? नमस्कार, आपका बड़ा रिलीवेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें पिछले 60-70 सालों से सारी रिपोर्ट्स, सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं हैं। उसका रीज़न है कि इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोविज़न बनाए गए कि आप इंडस्ट्री के साथ क्रेडिट दे सकते हो, उनके साथ जॉइंट प्रोग्राम बना सकते हो, उनके साथ मिल के शुरू कर सकते हो। तो उसके बाद ही लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी की जब शुरुआत हुई तो IBM, टाटा और एनसिस कॉरपोरेट ने सामने आए और उन्होंने इसको इंक्यूबेट किया यूनिवर्सिटी को, और इनके द्वारा मिलके ही हमारा जो स्टेट से अप्रूवल हुआ वो हुआ एज ए स्किल यूनिवर्सिटी। 2021 में स्टार्ट हुई, 22 में हमने काफ़ी प्रोग्राम डिज़ाइन किए, तो 23 से हमने बैचेस करना शुरू किया। आज हमारे यहाँ 25 स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ में, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज़ में वो लोग अपना एजुकेशन ले रहे हैं। डॉक्टर सतवीर जी, आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। जिस तरीके से हम इस मॉडर्न एरा में आज पहुँच चुके हैं और कहीं ना कहीं अब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट AI बनता जा रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में AI के साथ शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका, बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट 4-5 सालों में AI has been discussed at various stages. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने AI को एज ए सेपरेट कोर्स या सब्जेक्ट नहीं लिया। हमने बात की AI इमर्शन की। हमने ये देखा कि कैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने वेरियस प्रोग्राम्स में AI को इंट्रोड्यूस कर सकती है, और एक सब्जेक्ट में हम उसको कैसे एज ए टूल, एज ए फैसिलिटेटर यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो एडवांटेज है, वी आर ए मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। एज आपका जो टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, एजुकेशन एक्सीलेंस, सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी एक स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन से नेक्स्ट लेवल पे बात की, स्टूडेंट डिलाइट, कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए, ताकि हमारा जो स्टूडेंट है वो एम्प्लॉयबल बने और रेलेवेंट एजुकेशन ले पाए। वी आर वेरी डायनामिक इन नेचर, वट एवर इज़ द नीड ऑफ द आवर ऑफ द इंडस्ट्री हम अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर मनीष, अगर अर्नी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हिमाचल की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर और दूसरा है टूरिज़्म,
इन सेक्टर में हिमाचल की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी इस सेक्टर में किस तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है हिमाचल के दृष्टिकोण से। और अर्नी यूनिवर्सिटी इस दोनों सेक्टर्स को, इनफैक्ट एग्रीकल्चर एंड आपका टूरिज़्म, इन दोनों के ऊपर विशेष रूप से हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर वो आ रहा है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कुछ कर सके। अगर हिमाचल की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर से जो भी बच्चे आ रहे हैं आप किसी भी संस्था में, वो ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनका बैकग्राउंड ही एग्रीकल्चर का है, और वो उनको जो बेसिक चीज़ें बताई जाती थी एग्रीकल्चर में, वो ऑलरेडी दे आर नोइंग दैट, उनको सब चीज़ें वो सब पता है। तो अब लेकिन इसमें हम क्या एडिशनल कर सकते हैं, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड या उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस या किस तरह से वो अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स, हाउ दे कैन प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स और मोर कोई भी वेजिटेबल्स है या किसी भी तरह की खेती अगर कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन वो कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं। अर्नी यूनिवर्सिटी का जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, हम इस तरीके से बच्चों को फील्ड पे प्रैक्टिकल के माध्यम से और इंडस्ट्री के माध्यम से उनको वो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं जो कि उन्होंने अभी तक सीखी नहीं है, बिकॉज़ सभी का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है। तो इस दिशा में हमने काफ़ी काम किया है और बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। अगर हम बात करें टूरिज़्म की, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हिमाचल का, और एक बड़ा टूरिज़्म है, एक छोटा टूरिज़्म है। अगर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, एक जो टूरिज़्म जो सब लोग जान रहे हैं, एक ऐसा टूरिज़्म जो हिडन टूरिज़्म है, जो वहाँ के लोकल लोग ही जानते हैं, लोकल लोगों को उसकी विशेषता पता होती है। और अगर हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो वहाँ से हमें एक टूरिज़्म का नया आयाम दिखता है, और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे किस तरीके से टूरिज़्म को बढ़ा करके और उसको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक कनेक्ट किया जा सके। सचिन जी, जिस तरीके से लगातार नए सारे कोर्सेज जो हैं यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेजेस हों, शिक्षण संस्थान हों, ये इंट्रोड्यूस करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स के पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन स्किल्ड जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। तो ऐसे में आप किस तरीके से समझते हैं कि इस पर कितना फोकस होना ज़रूरी है? जी, जैसे कि मैंने कहा था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट करके कोर्स डेवलपमेंट किए गए और इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर को हमने इनवाइट किया अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ जो अधिकतर जो कोर्स हैं उनमें 1/3 जो डिलीवरी है वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स करते हैं, 1/3 यूनिवर्सिटी की फैकल्टी करती है, और 1/3 डिलीवरी जो है वो बच्चा इंडस्ट्री में जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और उस तरह से प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेता है। तो जब वो पास आउट होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स है, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या फिर बीकॉम है, तो वो सब एक्सपर्टीज़ के साथ अवेलेबल हैं और वो किसी ना किसी स्पेशलाइजेशन में है। तो जिससे जब वो निकलता है, जैसे आप एक बड़ा चीज़ है कि आपके पास भी बहुत लोगों के फ़ोन आते होंगे कि भैया मैं नौकरी में हेल्प कर दो या हमारी नौकरी दिला दो। तो आप अगर उनसे पूछेंगे कि क्या काम करोगे, तो कई बार उनके पास जवाब नहीं होता कि हम क्या काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां तो ली होती हैं पर कहीं ना कहीं वो उस स्पेशलाइजेशन को, उस एक्सपर्टीज़ को डेवलप नहीं कर पाते। पर हमारे यहाँ ये फोकस है कि जब वो निकलेगा तो वो अपने को कह पाएगा कि मैंने अगर बीकॉम किया है तो मैं डिजिटल अकाउंट कर सकता हूँ, कैपिटल मार्केट कर सकता हूँ, फाइनेंस कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। वो सब इंजीनियरिंग किया है तो एआई करेंगे, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है, वो सारा कोर्सेज स्पेशलाइज हैं और उन स्पेशलाइजेशन के लिए उसको एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट से मिल रही है। IBM हमारे साथ है, L&T हमारे साथ है। उसके अलावा अभी हम कुछ न्यू एज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें अदर इंडस्ट्रीज़ हैदराबाद की, बेंगलोर की, वो ज्वाइन हो रही हैं। तो हमारे यहाँ पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से डेवलप किया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम कैरिकुलर डिज़ाइन टू जो एक्सपर्ट ट्रेनिंग वो लोग बाहर से करते थे, कोर्सेज करते थे, वो सब कोर्सेज में एम्बेडेड है और उसके साथ वो प्रैक्टिकली अपना इंटर्नशिप और OJT करके उसको एनहांस करके जॉब में जा पाएंगे। जिस तरीके से इस वक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी होगा। अर्नी यूनिवर्सिटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है?
काफ़ी एनईपी पे बात हो रही है काफ़ी सालों से, मतलब जब से ये आया है, और कोशिश ये है कि एजुकेशन को स्मूथ करने के लिए, एजुकेशन को फ्रेंडली बनाने के लिए हम किस तरीके से एनईपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिक इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो एनईपी का स्कूल में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना, और उसके बाद हायर एजुकेशन में एनईपी को उन्हीं बच्चों के ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के भी, अगर आप उनको 10 साल पहले के स्टूडेंट से कंपेयर करो तो उनका ओरिजिन नॉलेज का शिफ्ट हो चुका है। अगर वो नर्सरी में या फर्स्ट में भी जाते हैं तो उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो 10 साल पहले स्टूडेंट्स को नहीं आती थी। तो एनईपी के हिसाब से आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर हायर एजुकेशन की बात करें कि हर 1 साल के बाद, जैसे बच्चे ने मान लीजिए 3 साल का कोई कोर्स ज्वाइन किया, 1 साल के बाद वो नहीं कर सकता है, तो उसको क्या मिलेगा, व्हाट ही इज़ गेटिंग, एंड वो क्या उस 1 साल के अपने प्रयास को कहीं यूज़ कर पाएगा कि नहीं। इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि 1 साल के बाद भी अगर वो छोड़ करके जाना चाहता है तो वो जाए और उस एजुकेशन का वो कहीं इस्तेमाल कर सकता है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्रोग्राम्स रिलेटेड विद दी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज। अपने जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है जिसमें हम सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, सो एनईपी के गाइडलाइन को इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ करके और एकेडमिक एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके वी आर डिज़ाइनिंग द सिलेबस, एंड आफ्टर दैट उसी पेडागोजी को हम टीचिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, और बाय दैट वे जो है एनईपी को थोड़ा थोड़ा करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोर्स वाइज, जहाँ पे इसकी ज़्यादा उपयोगिता है अभी फ़िलहाल। तो चैलेंजेस तो हैं, बट ये है कि जब एक क्राउड, एक बच्चों का एक ग्रुप स्कूल से पास आउट होकर के यूनिवर्सिटी में आएगा तो मुझे लगता है तब तक ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एनईपी के साथ होनी चाहिए, और शायद हो सकता है कि हम सभी लोग इससे सहमत हों जितने भी एकेडमिशियन हैं, कि इस पूरी कंट्री में डिफरेंट बोर्ड्स आर अवेलेबल स्कूल के, और उनके सिलेबस, उनकी बुक्स और भी डिफरेंट्स हैं। जब वो बच्चा किसी स्कूल से निकल कर यूनिवर्सिटी में आता है तो बाय एंड लार्ज उसको सारी चीज़ें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, एक कॉमन चीज़ें मिलती हैं। उसमें भी हैं कोर्सेज काफ़ी, कहीं पे कुछ पढ़ाया जाता है, कहीं पे कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब कंप्लीशन हो जाती है और वो मार्केट में जाता है तो इंडस्ट्री इज़ आस्किंग फॉर ए कॉमन थिंग। अब 4 जगह से हमने जो भी ज्ञान का अर्जन किया और उसको हम कॉमन रूप से नहीं निकाल पा रहे हैं और इंडस्ट्री के सामने हम नहीं बैठ पा रहे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो मुझे लगता है कि वन सिलेबस मस्ट बी देयर फॉर एवरीवेयर, एंड कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, इमर्जिंग कोर्सेज हैं, इमर्जिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्री को साथ में बैठा करके एक कॉमन कोर्स बनाना चाहिए जो इंडस्ट्री की नीड है, और उसके बेसिस पे ही ट्रेनिंग हम करेंगे, और इसी बेस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। सचिन जी, डेमोक्रेसी के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी वही चीज़ें नज़र आ रही है, ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री। इस चीज़ की क्या खासियत है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जब ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो इसको इंडस्ट्री लीडर्स ने इंक्यूबेट किया, IBM, टाटा एंड एनसिस ने, और उसके बाद भी जो हमारा पूरा फोकस रहा कि कोई भी कोर्स अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसमें इंडस्ट्री को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम करिकुलम डिज़ाइन, फिर हम SMEs को, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग के लिए, और अगर उनके पास लर्निंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम लोग ऐड करते हैं अपने यहाँ, और बच्चे को ड्यूरिंग द कोर्स 1/3 हमारा कोशिश रहता है कि वो इंडस्ट्री में काम करें। तो जो आप बोल रहे हो कि ऑफ द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री एंड फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री को खुद स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट्स लोगों की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से AI का यूज़ बढ़ रहा है, जिस तरह से नए एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्री चाहती है कि डे 1 पर
जब हम बच्चे को हायर कर रहे हैं, जब हम उसकी जॉब शुरू कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिव हो, वो काम करे। इंडस्ट्री वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती ट्रेनिंग के लिए, तो वो चाहती है कि ट्रेनिंग वो कैंपस में करके आए। तो जो हमारे यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग ट्रेनिंग को कैंपस में करा रहे हैं। तो उसमें हमने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को, चैनल्स को पार्टिसिपेट किया अपने साथ, कि वही लोग आके पढ़ाएंगे बच्चों को, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो इन्फ्लुएंसर बने, अपने चैनल्स खोल पाएँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दे रहे हैं, स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के साथ डे वन जैसे ही वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनको इमीडिएटली एक्सपर्ट्स आके बताते हैं कि यार हमारा ये रिक्वायरमेंट है और 4 सालों में हमारा ये रिक्वायरमेंट चेंज होगा, इवॉल्व होगा, आप आज से ही उसके लिए रेडी रहिए। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे को रहता है कि यार मुझे वो बनना है, मुझे इस एक्सपर्ट को अपना वो मोटिवेशन मान लेता है, उसको अपना आइडियल मान लेता है और उसके हिसाब से अपने को डेवलप करता है। डॉक्टर सतबीर जी, एक सवाल मन में आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बात हम लगातार एआई की कर रहे हैं, तो एआई जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट है सोचने में और डिलीवर करने में। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के हिसाब से कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो जॉब्स को लेकर जो हैं रेज होती हैं कि कहीं नौकरी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। तो ऐसे सवालों के जवाब जो है जाहिर तौर पर यूनिवर्सिटी लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस एआई को हम पढ़ा रहे हैं, क्या उस एआई से खतरा तो नहीं कहीं जॉब के मामले में? बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक लिया आपने। और इंडस्ट्री, खास करके इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है, पहली बात ये क्लियर है कि जॉब्स पे खतरा नहीं है, जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज होने वाली हैं। अभी जैसे हम 2025 में बैठे हैं, जो हमारे पास बच्चे इस साल आएंगे वो 2028 और 29 में पास होंगे। सो दैट मीन्स एज ए यूनिवर्सिटी हमें अपने बच्चों को 2025 के लिए तैयार नहीं कराना, हमें 28 और 29 के लिए कराना है। सिमिलरली ये चैट जीपीटी आज का है, जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं। अगेन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ एजेंटिक एआई पे काम कर रही है। सो जो स्किल्स हैं वो चेंज होंगी, रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, जॉब्स नई पैदा होंगी, और उन नई जॉब्स के लिए एज एन यूनिवर्सिटीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को भी उसी टेक्नोलॉजीज़ के लिए माफ करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ रहेगी जी, प्लीज़ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ऑब्वियसली सानू न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू स्किल सैट्स, जो कि आने वाला टाइम है। ऑब्वियसली एआई कोई सानू डरा नहीं रही, एआई एक साडी लाइफ नू ईजी कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। सो वी हैव टू चेंज विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़, और एज ए यूनिवर्सिटी साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वी आर फुली अवेयर एंड वी आर मेकिंग रेलिवेंट चेंजेस इन आवर करिकुलम। वो कहते की पढ़ाया जाए, किमें पढ़ाया जाए, तो पढ़ के मिलेगा की। सो फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। एज ए यूनिवर्सिटी वी आर फुली अवेयर, एंड साड़ी जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई है, एंड वी एज ए यूनिवर्सिटी वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। यस, वी आर वर्किंग ऑन दैट। मनीष जी, जिस तरीके के आज के हालात हैं, एक टाइम होता था कि किसी के 70-80% आ जाते थे, लगता कि बहुत अच्छा हो गया। आज 95 लेने के बाद भी लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बार होता है कि बहुत से बच्चे सुसाइड जैसा कदम हो, मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूनिवर्सिटियां क्या कदम उठा रही हैं? क्योंकि गुड़गांव के अंदर पिछले दिनों ने आपने मामला सुना होगा कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया कि नंबर कम आए थे। तो देखो, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू रखूं, और जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करता रहता हूं हमेशा, किसी के मार्क्स जो हैं उसके इंटेलिजेंस को नहीं बताता है। और बच्चे को हमेशा यही दिखाना है, यही सिखाना, यही बताना है कि आपको मार्क्स की तरफ नहीं दौड़िए, मार्क्स तो जो आएगा वो आएगा ही। आप समझिए चीज़ों को कि कहाँ पे आपको क्या एजुकेशन लेनी है, क्या नॉलेज गेन करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब प्रेशर ये होता है कि घर में एक स्टूडेंट है, घर में एक बच्चा है और वो 10th में है, तो उसको पड़ोसियों से ज़्यादा प्रेशर करा दिया जाता है। उनके घर में 99% आया, हमारे घर में 89% क्यों आया? एंड दैट इज़ वेरी वेरी बैड, आई कैन से,
इसका कोई रेलेवेंस नहीं है एजुकेशन लाइन में। आप कई एग्जांपल्स अभी देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो कि 10th में फेल हुए, 12th में भी फेल हुए, और उसके बाद वो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे पहुँचे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साइंटिस्ट बन गए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्पोर्ट्स में अपने को एक्सेल किया। तो लाइफ तो उस पे एंड नहीं होती मार्क्स के बेसिस पे। हम अपने विश्वविद्यालय में एक तो जो हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको हम पूरी तरीके से एक्टिवेट कर रखे हैं, और वहाँ पे हम जितने भी बच्चे हैं उनको कोई भी पर्सनल एक ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो वो डायरेक्टली उनके साथ बैठ करके चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाता है। दूसरी चीज़, हमने एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो टीचर्स हैं उनको हमने स्टूडेंट के साथ एज ए मेंटोरशिप में रखा है। एंड दैट मेंटर क्या करता है, वो मेंटोर जो है बच्चे की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट 2-3 लेयर में ये सारी चीज़ें हैं। अगर उस लेवल तक भी चीज़ें नहीं होती हैं, हम स्टूडेंट्स के घर तक विज़िट करते हैं, उनके साथ पर्सनल उनके पेरेंट्स को सेपरेट बुला करके, जबकि ऐसा कहा जाए कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सारी चीज़ें बड़ी मतलब अजीब टाइप की है बोला जाएगा, लेकिन नहीं, आज के ज़माने में, आज के समय में जिस तरीके का प्रेशर बच्चों के ऊपर हो गया है, उसको हटाने के लिए, उसको सही से शॉर्ट आउट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हमें डिफरेंट लेवल पे काम करना ही पड़ेगा। और अपने विश्वविद्यालय में हमने 3-4 लेयर में इसको बाइफरकेट कर रखा है, और हम इसको पूरी तरह से एड्रेस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि 100% देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स कि बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेस। कोई पढ़ाई का स्ट्रेस ना हो, किसी जॉब का स्ट्रेस ना हो, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ देना, उसको स्पोर्ट्स में इंगेज करना है, उसको मल्टीपल वर्क में इंगेज करना है, उसको हमने एक सिस्टम बनाया है कि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू कैन अर्न ऑल्सो। आप यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे काम हैं छोटे मोटे जो आप उनको करके अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आप कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस तरह की है, कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि वो एक सेमेस्टर में पैसा दिया, उसके पास फीस है, दूसरे सेमेस्टर में नहीं दे पा रहा है, उसको हम अपनी तरफ से 100% रिलैक्सेशन देते हैं फीस में, ताकि कोई उसके ऊपर प्रेशर ना हो। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने पूरी जितने भी हमारे बसेस चलती हैं वो पूरी ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए फ़ीस हमने फ्री कर रखी है, ताकि गर्ल्स को कोई दिक्कत ना हो। हिमाचल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कम्यूटेशन में, सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने ये सब किया। और ये पूरा चीज़ जो है वो आपके मेंटल स्ट्रेस को देखते हुए ही बनाया गया है कि इस तरह की कोई भी ऐसी समस्या ना हो जिससे बच्चों को परेशानी। सचिन जी, एक जाते जाते क्विकली आपका आंसर लेना चाहूँगा कि एआई को सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से लेना चाहिए या फिर दूसरे स्ट्रीम्स जैसे आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी है या फिर सोशल साइंस है, उन पे भी एआई के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? जी, एआई में 2 पार्ट हैं, एक एआई का डेवलपमेंट है और एक एआई का यूज़ है। तो अगर डेवलपमेंट तो देखिए बहुत लिमिटेड लोग करेंगे और वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल होंगे, पर उसके अलावा अगर हम किसी भी फील्ड की बात करेंगे वहाँ पर एआई का यूज़ केस होना बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में कोई भी वर्क कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, एआई को अगर इग्नोर करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन में सुना भी कि जॉब्स की कमी नहीं होगी, पर जॉब्स का पैटर्न चेंज हो जाएगा, जॉब का वर्क चेंज हो जाएगा। जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 10 करोड़ नई जॉब पैदा होंगी, पर वो ये भी कहती है कि 4 से 5 करोड़ जॉब कम भी हो जाएंगी जो पुरानी थी, पर फिर भी इफेक्टिवली आप देखेंगे तो 5 करोड़ नई जॉब आएंगी। तो हर किसी प्रोफेशन में हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहा है, आपको समय के साथ अपने को बदलाव करना पड़ेगा। कंप्यूटर की जब क्रांति आई, जो लोग कंप्यूटर के साथ चले वो आगे बढ़ गए। ऐसे ही एआई की क्रांति है, जितने भी लोग उसको अपने साथ अडॉप्ट कर लेंगे, अपने प्रोफेशनल में डाल देंगे। एक एग्जांपल, मैं एक सीनियर प्रोफेशनल के साथ था, उन्होंने बताया कि उनका बेटा किसी यूएस कंपनी में था। माफ़ी चाਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਤਰੇ ਜੀ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੀਰਜ ਪਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।
सर यू कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जी सर। जी तो उनका बेटा किसी कंपनी में था, तो वहाँ 60 लोग काम करते थे और बहुत हाई एंड जॉब थी। और एआई के आने से ये बदलाव रहा कि लगभग 40 लोग इरिलीवेंट हो गए जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। तो इसलिए अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, समय से आगे बढ़ना ज़रूरी है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। AI ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਕੋ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੜਨਾ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਚਿਨ ਜੀ। तमाम ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ AI ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।